बिहार में कृषि एवं वन संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। उन पॉइंट्स को रिकॉल करने का प्रयास करेंगे जो पॉइंट्स एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। पहला पॉइंट है कि बिहार में हम कृषि पढ़ रहे हैं तो बिहार में कृषि होती कितनी है। तो बिहार में 80% जो आबादी है वो कृषि पर निर्भर, 80% लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। यहाँ बिहार में जो खेती होती है, कृषि होती है, कृषि जो फसलें हैं, 4 प्रकार की कृषि फसलें यहाँ पे उगाई जाती है। जैसे में एक भदई होता है, अगहनी होता है, फिर रबी फसल होता है और गर्मा फसल होता है। भदई, अगहनी, रबी और गर्मा, ये 4 फसलें बिहार में उगाई जाती हैं। जो अगहनी फसल है बिहार की महत्वपूर्ण फसल है और इसका जो समय है जून से अगस्त में इसको जो है बोया जाता है और इसके अंतर्गत आने वाली जो फसल है जो है जून में बोया जाता है और अगस्त में काट लिया जाता है। इसके अंतर्गत आने वाली फसल है धान हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, अरहर हो गया, गन्ना हो गया, ये सारी जो अगहनी फसल के अंतर्गत आती है। फिर अरहर जो और गन्ना दो इसमें फसल है वो जून में अगर बोया जाए तो सितंबर में नहीं होता है, उसको तैयार होने में 1 साल का समय लगता है। 1 साल के समय के बाद वो तैयार होता है। फिर जो रबी फसल आता है, रबी फसल को बोने का समय अक्टूबर नवंबर के महीना में बोया जाता है और इसे अप्रैल में काट लिया जाता है। गर्मा जो फसल है, गर्मा फसल को गर्मी के दिनों में उन जगहों पे बोया जाता है जहाँ पे जो है सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, उन क्षेत्रों में इसे बोया जाता है गर्मी के दिनों में गर्मा फसल को। इसके अंतर्गत आने वाली महत्वपूर्ण मुख्य रूप से सब्जियां हैं, सब्जियों की जो खेती होती है गर्मी के दिनों में वो गर्मा फसल के अंतर्गत आ जाती है। जो अब देखिए कि धान, जो बिहार में कई सारे खाद्यान्न फसलें हैं जिनमें धान सबसे महत्वपूर्ण फसल है। तो धान की 3 फसलें बिहार में उगाई जाती है, एक भदई, एक अगहनी और तीसरी गर्मा 3 फसलें। उत्तर और पूर्वी जो बिहार है, उत्तर और पूर्वी बिहार में भदई धान की खेती होती है। धान उत्पादन में प्रथम स्थान जो है पश्चिमी चंपारण जिला रखता है, जबकि रोहतास और औरंगाबाद है दूसरे और तीसरे स्थान पर। रोहतास 2 नंबर पे आता है और तीसरे स्थान पे जो है औरंगाबाद आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो धान उत्पादन में अव्वल जो जिला है वो रोहतास ही है, लेकिन धान उत्पादन की दृष्टि अगर देखा जाए तो उसमें पश्चिमी चंपारण है। अगर दूसरी खाद्यान्न जो फसल है वो गेहूँ है। गेहूँ के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान, प्रथम स्थान जो है रोहतास लेकर आता है। मक्का का सबसे अधिक उत्पादन जो मक्का जो सबसे अधिक उत्पादन खगड़िया में होता है और जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर समस्तीपुर और बेगूसराय जिले हैं। तिलहन उत्पादन में पश्चिमी चंपारण सबसे 1 नंबर पे जिला आता है। तिलहन उत्पादन सबसे ज़्यादा वहीं पे होता है। उसके बाद बेगूसराय 2 नंबर पे होता है। पूर्णिया और सहरसा का स्थान आता है। बेगूसराय के बाद पूर्णिया होता है, उसके बाद सहरसा। तिलहन उत्पादन में पश्चिमी चंपारण, धान में पश्चिमी चंपारण, गेहूँ में रोहतास, मक्का में मधुबनी। फिर तिलहन तो पश्चिमी चंपारण हो ही है गया, तो जितना हम लोग पढ़े यहाँ तक हो गया। फिर दलहन उत्पादन में पटना 1 नंबर पे आता है और उसके बाद औरंगाबाद और कैमूर दूसरे और तीसरे स्थान पे आते हैं। गन्ना उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए, ईख का उत्पादन पश्चिमी चंपारण जो है 1 नंबर पे आता है। गोपालगंज 2 नंबर पे स्थान रखता है बिहार में और 3 नंबर पे पूर्वी चंपारण जिला जो है वहाँ ईख का उत्पादन 3 नंबर पे होता है। तो ईख के उत्पादन में पश्चिमी चंपारण ही 1 नंबर पे है। तिलहन उत्पादन में भी पश्चिमी चंपारण 1 नंबर पे है और फिर जो धान का उत्पादन है इसमें भी पश्चिमी चंपारण 1 नंबर पे है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखा जाएगा। गेहूं उत्पादन में रोहतास 1 नंबर पे है। फिर मोटे अनाज में मधुबनी 1 नंबर पे है। तिलहन में पश्चिमी चंपारण है। दलहन में पटना है। गन्ना उत्पादन में जो है पश्चिमी चंपारण, ये भी मक्का का सबसे अधिक उत्पादन खगड़िया जिला में होता है। तो इन चीज़ों को हम लोग याद रखेंगे। संपूर्ण देश में जूट का जो उत्पादन होता है जिसको हम लोग पटसन बोलते हैं, उस योगदान में 8% बिहार योगदान करता है। बिहार के पूर्वी जिले में मुख्य रूप से जिन जिलों में जैसे कटिहार हो गया, पूर्णिया हो गया, उधर वाला जो जिला है पूर्वी जिला है
उन जिलों में मुख्य रूप से जो है जूट का उत्पादन होता है और 8% बिहार योगदान करता है पूरे भारत के जूट उत्पादन में। तंबाकू उत्पादन में बिहार 6 नंबर पे आता है और इसकी जो खेती है, गंगा का दियारा क्षेत्र सबसे उपयुक्त क्षेत्र है। यहाँ पे खेती जो इसकी अच्छे पैमाने पर की जा सकती है, बड़े पैमाने पर की जा सकती है। आम के लिए जो है भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा ये सब ज़िले प्रसिद्ध है। लीची के लिए मुजफ्फरपुर और वैशाली प्रसिद्ध है। मखाना के लिए मधुबनी और दरभंगा जिला प्रसिद्ध है। अब ये बिहार में कृषि से संबंधित जितने डाटा थे आपको हम प्रस्तुत कराएं। अब बिहार में कृषि अगर की जाती है तो कृषि से संबंधित समस्या कौन कौन सी पैदा होती है, कौन कौन सी ऐसी समस्या होती है जो किसानों को झेलना पड़ता है। पहली समस्या तो यही है, मिट्टी कटाव और गुणवत्ता का ह्रास। बहुत ज़्यादा तेज गति से बाढ़ आता है, बारिश होती है, इससे मिट्टी कटाव होता है और मिट्टी कटाव हो जाने से मिट्टी में उपजाऊपन की क्षमता जो होती है कम होती चली जाती है। दूसरा कारण है घटिया बीजों का उपयोग। बिहार में कृषि की समस्या के अंतर्गत घटिया बीज का उपयोग यानी अच्छे किस्म के बीज का उपयोग किसान नहीं कर पाते हैं, उनको उपलब्ध नहीं हो पाता है। ये भी एक वजह है कि बिहार में कृषि उत्पादन जो है, कृषि उत्पादन में उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। खेतों का छोटा आकार होने से जो नए नए तकनीक का उपयोग नहीं किया जा सकता है, नए तरीके से खेती नहीं किया जा सकता है, ये भी एक कारण है। किसानों में एक रूढ़िवादिता बैठी हुई है। क्या रूढ़िवादिता? वो भाग्य के भरोसे, जो ईश्वर के भरोसे खेती को वो प्रमुखता देते हैं। इस वजह से भी ये भी एक कारण है। सिंचाई की समस्या, हर जगह सिंचाई की सुविधा नहीं है। बाढ़ आते रहता है, जो उत्तरी बिहार है उस क्षेत्र में बाढ़ हमेशा देखने को मिलता है। दक्षिण बिहार में सुखाड़ देखने को मिलता है। पूंजी का अभाव होता है, जनसंख्या वृद्धि, ये सारी समस्याएं हैं जो कृषि से संबंधित समस्या है। योजना आयोग का डाटा है। योजना आयोग कहता है कि बिहार में 64 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ग्रस्त है। लगभग 96 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल ही है। बिहार में जल का विशाल भंडार है और इसे हम 2 स्रोतों में बांट सकते हैं। सिंचाई किस प्रकार से होती है इसको देखते हैं। धरातलीय जल और भूमिगत जल 2 भागों में बिहार के जल को बांटा जाता है। बिहार में जल संसाधन का 95% से अधिक उपयोग सिंचाई में, जल जो है, जल का 95% से अधिक उपयोग बिहार में सिंचाई के रूप में होता है। बिहार में सिंचाई के लिए नहर प्रमुख साधन है। यहाँ 40.63% यानी 41% के करीब जो है नहरों द्वारा सिंचाई किया जाता है बिहार में। आज़ादी के पूर्व कुछ नहरों का निर्माण हुआ था बिहार में, फिर आज़ादी के बाद भी प्रमुख नहर जो है कोसी नहर की स्थापना हुई। आज़ादी के पहले की नहर सोन नहर है, सारण नहर है, ढाका नहर, त्रिवेणी नहर, ये 4 नहरों का निर्माण बिहार में आज़ादी से पहले हो चुका था। सोन नहर, सारण नहर, ढाका नहर और त्रिवेणी नहर। सोन सिंचाई जो परियोजना है बिहार का पहला आधुनिक सिंचाई परियोजना है और 1874 में डिहरी में इसे निर्मित किया गया था। इसकी 2 शाखा है, पश्चिमी सोन नहर और पूर्वी सोन नहर। इसकी जो लंबाई है, सोन नहर की लंबाई है 130 किलोमीटर, इस सोन नहर की लंबाई। फिर सारण नहर आता है। सारण नहर का जो निर्माण है गोपालगंज प्रखंड में 1880 में हुआ था। फिर ढाका नहर, ढाका अनुमंडल में ललबगिया नदी पर ढाका नहर का निर्माण किया गया है। यह एक छोटा नहर है, इसकी लंबाई 30 किलोमीटर है। त्रिवेणी नहर 1903 में पश्चिमी चंपारण जिला में गंडक नदी पर इसे बनाया गया था और इसकी लंबाई 1.094 किलोमीटर है। और आज़ादी के बाद की नहरें में कोसी नहर है। कोसी नहर जो है भारत नेपाल सीमा पर हनुमान नगर के पास ये कोसी नहर को बनाया गया है कोसी नदी पर। इसके 2 मुख्य भाग हैं, एक पूर्वी कोसी नहर और एक पश्चिमी कोसी नहर। पूर्वी कोसी नहर को 4 भागों में, 4 उपभागों में इससे 4 शाखाएं निकलती है। एक मुरलीगंज नहर, दूसरी जानकी नहर, तीसरी पूर्णिया नहर और चौथी अररिया नहर। मुरलीगंज, जानकी, पूर्णिया और अररिया, ये पूर्वी कोसी नहर की 4 शाखाएं हैं। जो पश्चिमी कोसी, और इसकी जो लंबाई है 44 किलोमीटर है। पश्चिमी कोसी नहर की लंबाई 115 किलोमीटर है। फिर यहाँ से गंडक नहर है। गंडक नहर जो है दक्षिणी वाल्मीकि नगर के पास गंडक नदी पर इसे बनाया गया है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, एक तिरहुत नहर और सारण नहर। तिरहुत नहर से सारण जो जिला है वहाँ पे सिंचाई होती है और जो सारण नहर है उससे चंपारण में, मुजफ्फरपुर में और दरभंगा में सिंचाई की जाती है। तो ये गंडक नहर पर 2 नहर है, गंडक नदी पर सारण नहर और तिरहुत नहर, याद रखेंगे इसको। फिर नलकूपों द्वारा सिंचाई जो होता है समस्तीपुर और सीतामढ़ी जिला में सबसे ज़्यादा होता है। नलकूप यानी बोरिंग।
कुएं से सिंचाई में नवादा, नालंदा, गया, जहानाबाद ये सारे जिले हैं जो दक्षिणी बिहार के जिले हैं। इन जिलों में कुआं से सिंचाई होता है क्योंकि जो जल का जो लेवल है वो लेवल ऊपर रहता है, आसानी से कुएं बन जाते हैं। भारत में तालाबों द्वारा जो सिंचाई होता है 9%, लेकिन बिहार में अगर तालाब से सिंचाई अगर देखा जाए 2.1% है। बिहार में जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई हो गया, मछली पालन हो गया, पीने के पानी हो गया, औद्योगिक उपयोग, मनोरंजन एवं यातायात के विकास के लिए कई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। इसमें सोन नदी घाटी परियोजना है, गंडक नदी घाटी परियोजना है, कोसी नदी घाटी परियोजना है। ये 3 बहुउद्देशीय परियोजना है और अन्य कई सारी परियोजना है जिसमें दुर्गावती परियोजना, चंदन बहुगा परियोजना, बागमती और बरनार परियोजना का नाम आता है। अब जो है बिहार का जो बिहार में चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? सोन नहर के बन जाने से रोहतास वाला जो एरिया है, रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, इस एरिया में जो बिहार का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, इस एरिया में जो है सोन नहर के बनने से ये पूरा जो एरिया है, पूरा एरिया में सिंचाई की सुविधा अच्छी हुई और इसके बाद यहाँ धान की खेती अच्छी होने लगी। ये वजह है कि इसे चावल का कटोरा कहा जाता है। बिहार के चावल का कटोरा बिहार का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है। सोन परियोजना का जो पश्चिमी नहर है, पूर्वी नहर एक है, एक पश्चिमी नहर है। तो पश्चिमी नहर पर डेहरी के पास, डेहरी ऑन सोन जो है रोहतास में, डेहरी के पास 6.6 मेगावाट की क्षमता का शक्ति गृह का निर्माण किया गया है। और सोन नहर की जो पूर्वी शाखा है उस पर बारूण में 3.3 मेगावाट का शक्ति गृह का निर्माण किया गया है। गंडक नदी घाटी जो परियोजना है उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। भारत नेपाल के सहयोग से इसे वाल्मीकि नगर में बनाया गया, वाल्मीकि नगर जगह पे इसे बनाया गया। इस परियोजना के लिए भैंसा लोटन नामक स्थान पर, गंडक नदी परियोजना के लिए भैंसा लोटन जगह है और उस पर 743 मीटर लंबा बांध बनाकर गंडक नदी पर वाल्मीकि जलाशय का निर्माण किया गया। वाल्मीकि जलाशय से 2 मुख्य नहरें निकलती है, एक पश्चिमी प्रमुख नहर और दूसरी पूर्वी प्रमुख नहर। इस जो वाल्मीकि जलाशय है, इस जलाशय से गोपालगंज हुआ, सारण हुआ, सिवान हुआ, इन जिलों की सिंचाई अच्छे से होती है। जो पूर्वी प्रमुख नहर है उसे ही तिरहुत नहर कहा जाता है और वहीं तिरहुत नहर जो है, जो पश्चिमी चंपारण वाला एरिया है उसमें ठीक है, सारण, तिरहुत नहर से सारण में सिंचाई होती है। ये गंडक नदी पर बनाई गई है। तो गंडक नदी पर ये जो गंडक परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है और भारत और नेपाल के सहयोग से वाल्मीकि नगर में इसे बनाया गया है। इस परियोजना के लिए भैंसा लोटन नामक जगह है, वहाँ पे 743 मीटर लंबा बांध बनाकर वाल्मीकि जलाशय का निर्माण किया गया है। यहाँ से 2 मुख्य नहरें निकलती है, एक पश्चिमी प्रमुख नहर और पूर्वी प्रमुख नहर। तो जो पूर्वी प्रमुख नहर है उसी को तिरहुत नहर कहा जाता है या गंडक नदी के समांतर है। नेपाल को विद्युत आपूर्ति गंडक परियोजना द्वारा ही किया जाता है। विद्युत जो नेपाल को दिया जाता है वो गंडक परियोजना द्वारा दिया जाता है। कोसी परियोजना वास्तविक रूप से 1955 में इसे बनाना स्टार्ट किया हुआ था और नेपाल सरकार, भारत सरकार और बिहार सरकार के सामूहिक प्रयास से इसका निर्माण शुरू हुआ। उद्देश्य नदी के जो बदलता मार्ग है उसको रोकना, उपजाऊ जो भूमि की बर्बादी पर नियंत्रण, भयानक बाढ़ से क्षति पर रोक, जल से सिंचाई का विकास हो, इन सारे उद्देश्य से कोसी नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया। इसमें जो है पश्चिमी नहर से 35 किलोमीटर क्षेत्र, पश्चिमी नहर का जो 35 किलोमीटर क्षेत्र है नेपाल में पड़ता है और शेष भाग मधुबनी और दरभंगा जिला में पड़ता है। कोसी बैराज 1963 ईस्वी में 1955 में बनने का काम स्टार्ट हुआ था और 1963 में यह बैराज बन गया था। दुर्गावती परियोजना जो है कैमूर और रोहतास के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को प्रभावित करता है, सिंचित करता है। दुर्गावती परियोजना किस कैमूर और रोहतास में, दक्षिणी बिहार में। ऊपरी क्यूल जलाशय परियोजना है जो क्यूल नदी पर बनाया गया है और मुंगेर और लखीसराय में इसे बनाया गया है, ऊपरी क्यूल परियोजना को। बागमती परियोजना है। बागमती परियोजना बागमती नदी पर सीतामढ़ी जिला में स्थित है। बरनार परियोजना बरनार नदी पर
पक्का बांध बनाकर जमुई जिले के जो सूखा प्रभावित क्षेत्रों है उसको सिंचाई किया जाता है बरनार परियोजना के द्वारा। बरनार नदी पर इसे बनाया गया है। बिहार के जो वन है उनको दो मुख्य भागों में बांटा गया है, आर्द्र पतझड़ वन, एक शुष्क पतझड़ वन। आर्द्र पतझड़ वन जो है बिहार में जो शिवालिक श्रेणी है जो पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, जिसको सोमेश्वर की पहाड़ी भी कहा जाता है, उस क्षेत्र में फैला है आर्द्र पतझड़ वन। इसका जो क्षेत्रफल है 917 किलोमीटर स्क्वायर में है। साल और शीशम मुख्य रूप से यहाँ पे पेड़ देखने को मिलते हैं। शुष्क जो पतझड़ वन है बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती जो भाग है, पूर्वी इलाका, बीच वाला इलाका, और दक्षिणी पश्चिमी जो पहाड़ी भाग है, दक्षिण के इलाका में जो दक्षिणी बिहार है उसके जो पहाड़ी भाग है उसमें शुष्क पतझड़ वन देखने को मिलते हैं। खैर, बहेड़ा, पलाश, महुआ, नीम, ये सारे पेड़ इसमें देखने को मिलते हैं। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.87% ही जो है टोटल केवल वन से ढका हुआ है, वन है, और 33% जो है वन का होना आवश्यक है। बिहार सरकार द्वारा राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत जो वन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए वन प्रबंध एवं संरक्षण योजना प्रारंभ हुआ है। इसमें बिहार में 14 अभ्यारण्य और 1 राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। दरभंगा में कुशेश्वर स्थान है जो वन्य जो जंगली जीव हैं उनका संरक्षण प्रदान करता है। पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान है। बेगूसराय में झौल प्रमंडल में कांवर झील है। ये सारे जो है वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करते हैं। वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के उपाय के लिए सरकार द्वारा कई सारे प्रयास भी किए गए हैं, जिसमें पर्यावरण जल संसाधन विकास विभाग का प्रमुख योगदान रहा है। कई सारी स्वयंसेवी जो संस्थाएं हैं, जैसे में प्रयास हो गया, तरु मित्र हो गया, प्रत्यूष, भागलपुर में मंदार नेचर क्लब है। ये जो है वन को संरक्षण करने के लिए संस्थाएं काम करती है। और इस तरीके से जो बिहार का कृषि एवं वन है उसको हम लोग पढ़ें। नेक्स्ट जो है खनिज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।